अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, एक और मरतबा आपके सामने टेट उर्दू मीडियम से साइंस के पेडागोजी का दूसरा हिस्सा लेकर हाजिर हुआ हूँ। नाजरीन, पिछले सेशन में हमने साइंस के मुख्तलिफ तरीक़ों के मुताल्लिक़ से मुकम्मल आगाही हासिल की थी। आज हम TLM, निसाब, दरसी किताब के मुताल्लिक़ जानकारी हासिल करेंगे। तो आइए देखते हैं सबसे पहले TLM के मुताल्लिक़। जैसा कि आप जानते हैं नाजरीन कि TLM तदरीसी व इक्तिसाबी अशिया को कहते हैं जो दर्स व तदरीस के दौरान मुअल्लिम की जानिब से तलबा को मजमून को अच्छी तरीके से समझ में आने के लिए इस्तेमाल की जाती है। आई सी एंड आई फॉरगेट, आई हियर, आई रिमेंबर, आई डू एंड आई अंडरस्टैंड। इसका क्या माने नाजरीन कि जब बच्चे सिर्फ देखते हैं तो वो भूल जाते हैं, अगर वो सुनते हैं तो थोड़ा बहुत उसे याद रहता है, लेकिन वो जब खुद से करते हैं वो उसे समझ पाते हैं और जो चीज़ एक मरतबा समझ में आ जाती है वो हमें याद भी रह जाती है या हम उसको सीख जाते हैं। आइए हम देखते हैं कि किस हिस्सी आज़ा के इस्तेमाल से हम कितने फीसद इक्तिसाब हासिल कर सकते हैं। यहाँ पर रीडिंग यानी कि ये ज़ुबानी इशारात की तरफ इशारा है, ये जो हम सिर्फ इशारों को देखते हैं। लिखा हुआ मवाद भी एक हमारे लिए इशारा ही है, तो ये में सिर्फ 10% इसका इक्तिसाब होता है, यानी कि हम जो रीड करते हैं, जो मुताला करते हैं, उसका सिर्फ 10% हमें याद रहता है, बाकी का हम उसे भूल जाते हैं। इसके बाद हियरिंग वर्ड्स, जो हम किसी से अल्फाज सुनते हैं नाजरीन, वो हमें 20% तक याद रहते हैं। जब हम देखते हैं किसी मजहर को, वो 30% तक याद रहता है। यहाँ पर सीइंग से मुराद पोस्टर हो सकता है, ये क्या कोई बैनर हो सकता है, इससे हम सिर्फ 30% याद रखते हैं। किसी चीज़ में सुनना और देखना जब इन्वॉल्व होता है, जैसे कि कोई एग्जीबिशन है, कोई डेमोन्स्ट्रेशन है, कोई मूवी है, 50% तक हमें वो याद रहता है। इसके बाद पार्टिसिपेटिंग इन ए डिस्कशन और गिविंग ए टॉक, यानी कि जब हम कहीं पर कुछ बोलने के लिए जाते हैं और हम उसमें पार्टिसिपेट हिस्सा लेते हुए जब हम डिस्कस करते हैं तो हमें वो 70% तक याद रहता है। और डूइंग ए ड्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन, स्टिमुलेटिंग द रियल एक्सपीरियंस, डूइंग द रियल थिंग, यानी कि हम कोई अमल जब करते हैं और जब प्रैक्टिकल प्रेजेंटेशन जब देते हैं, ड्रामेटिकल प्रेजेंटेशन वगैरह, यानी कि हम उसमें 90% याद रखते हैं। यहाँ पर जो तदरीस का सबसे बेहतरीन जो तरीका बताया गया है, वो हम जब इन्वॉल्व होते हैं, उस चीज़ का जब हिस्सा बनते हैं, जब हमें हकीकी तजुर्बा होता है, तो हमारा इक्तिसाब वहाँ पर यानी कि याददाश्त हमारी वहाँ पर 90% तक हो जाती है। लिहाजा हम बच्चों को कमरे जमात में इन्वॉल्व करते हुए अगर पढ़ाएं तो उससे तदरीस बहुत बेहतरीन हो सकती है। आपको इन परसेंटेज के मुताल्लिक़ एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है, तो इन्हें आप याद रखने की कोशिश करिए ताकि आप इसका जवाब आसानी से दे सकें, क्योंकि इस तरीके के सवालात वक्त को खर्च नहीं करते, आप विद इन नो टाइम इसका जवाब दे सकते हैं। टीचिंग लर्निंग मटेरियल से क्या मुराद है कि तलबा के मुताले और तफहीमी सलाहियत के फ़रोग़ में मदद देती है। जैसा कि अभी हमने देखा कि तलबा मुख्तलिफ तरीक़ों से मुख्तलिफ फ़ीसद में यादाश्त उनकी मुख्तलिफ हो रही है। अगर हम कमरे जमात में उन्हें सिर्फ किताबी के ज़रिए महदूद रख दें या सिर्फ उस्ताद अपनी तरफ से कोई लेक्चर के तौर पर दे वैसे ही महदूद रख दें, तो क्या इक्तिसाब बेहतर तौर पर हो सकेगा? नहीं होगा। हमें मुख्तलिफ तरीक़ों को इख्तियार करना होगा और मुख्तलिफ उसमें अशिया को इस्तेमाल करना होगा। तदरीस के तरीक़े बताए गए हैं, जैसे कि हमने पिछले सेशन में तदरीस के तरीक़ों पर देखा था। लेक्चर अगर हम सिर्फ देते रहेंगे तो 5% याददाश्त रहेगी, तलबा जब रीडिंग करेंगे तो वो 10%, ऑडियो विजुअल अगर एड रहा तो वो 20%, तो ऑडियो विजुअल एड के जरिए 20% तक सीखेंगे, डेमोन्स्ट्रेशन के जरिए 30%, ग्रुप डिस्कशन के जरिए 50%, प्रैक्टिस बाय डूइंग यानी कि खुद से करने में 75%। और यहाँ पर काफ़ी अहम पॉइंट है नाजरीन कि टीचिंग अदर्स। नाजरीन, ये काफ़ी अहमियत का पॉइंट है कि हम बच्चों को एक दिन पढ़ाने के बाद अगले दिन अपने साथियों को उसको समझाने के लिए जब कहेंगे, तब उनका इक्तिसाब का जो सतह है 90% तक बढ़ जाएगा। यहाँ पर यह बात हमें एग्जाम में भी पूछी जा सकती है कि विच वे विल बी द बेस्ट वे टू लर्न? द आंसर विल बी टू टीच, यानी कि सीखने का सबसे बेहतरीन तरीका है दूसरों को सिखाना। इससे जो आपकी जो इक्तिसाब है वो गलतियों से भी पाक हो जाता है और वो हमेशा महफूज और याददाश्त उसकी बढ़ जाती है। तो ये तो था नाज़रीन कि आप कौन से तरीके से इक्तिसाब को कहाँ तक हासिल कर सकते हैं। अब आइए देखते हैं कि अब किन अशिया से हम इक्तिसाब हासिल कर सकते हैं। तो उन अशिया को जो हम तदरीस में आसानी लाने के लिए, बेहतरी लाने के लिए और दिलचस्प बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं, वो टीचिंग लर्निंग मटेरियल यानी कि तदरीसी वो इमदादी अशिया हैं। ये हमें तलबा के मुताले और तफहीमी सलाहियत के फ़रोग़ में मदद देती है और साथ ही साथ तालीमी तसव्वुरात की वजाहत करने और तक़वियत देती है। इसके अलावा तदरीसी व इक्तिसाबी अमल के दौरान तलबा में जो बोरियत या अदम दिलचस्पी होती है, ये काफ़ी अहम पॉइंट है। ये जो TLM है
तलबा के अदम दिलचस्पी को और बोरियत को दूर करती है, जिससे तलबा एक्टिवली पार्टिसिपेट होते हैं। जैसा कि हमने अभी सुना, जब बच्चे पार्टिसिपेट होते हैं तब उनका इक्तिसाबी जो लेवल है, जो याददाश्त की जो सतह है, वो काफ़ी बढ़ जाती है। तो तदरीसी इमदादी अशिया के बुनियादी मियारात किस तरह हो नाज़रीन, कि वो अगलात से पाक हो, यानी कि अगर हम कोई चार्ट या कोई मॉडल बना रहे हों तो उसके अंदर कोई गलती ना हो, उसके अंदर जो मवाद है, हम जो सब्जेक्ट पढ़ा रहे हैं उससे ताल्लुक़ रखता हो, हमारे कंटेंट से उसका करीबी ताल्लुक़ हो और काबिल फ़हम हो। ऐसा ना हो कि बस टीचर हुई को समझ में आए, बच्चों को ये ना समझ में आए, तब भी वो तलबा उकताहट का शिकार हो जाएंगे। तदरीसी अमल पर मौसिर हो। अगर तदरीसी अशिया मौसिर ना हो तो हमारा जो मकसद है वो काफ़ी वो पूरा ना हो पाएगा। TLM जो है वो दस्तरस में हो, तदरीसी अमल में दिलचस्पी पैदा करने वाला हो, आसानी से हमलो नक़ल के काबिल हो। ये क्यों ज़रूरी है नाज़रीन? ये यूँ तो अहम नहीं दिखता, लेकिन अगर हम उसको अपने घर में तरतीब देते हैं बतौर असातिज़ा, तो हम उसे स्कूल तक लाते हैं, तो कमरे जमातों में मुख्तलिफ मकामात तक इसको शिफ्ट करने में अगर आसानी होगी तो हम उसको बेहतर तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद तदरीसी इम्तियाज़ी अशिया बच्चों की उम्र, तजुर्बा और ज़हानत से मुताबिकत रखते हों, वरना इससे भी बच्चों के अंदर उकताहट महसूस होगी। आइए देखते हैं कि मुख्तलिफ तरीक़े के TLM कौन कौन से हो सकते हैं जिससे तदरीस मौसर हो। एडगर डेल कोन ऑफ लर्निंग एक्सपीरियंस, इसमें किस तरह की तरतीब है? तो सबसे कम इक्तिसाब होता है वो टेक्स्ट ऑब्लिक वर्बल सिंबल्स हैं। टेक्स्ट ऑब्लिक वर्बल सिंबल्स यानी कि कोई मवाद आपको दिया गया है पढ़ने के लिए, बस आप उसको रीड करते हैं, तो वो इक्तिसाब सबसे कमज़ोर होगा। अगर आपको वही चीज़ अगर फोटोज़ में दी गई है, पिक्चर्स में, जैसा कि हम छोटे बच्चों को एप्पल बॉल कैट वगैरह लिखा हुआ दें और उसके अंदर एप्पल बॉल कैट वगैरह की तस्वीर दें, तो बच्चा किस में आसानी से शनाख्त कर पाएगा? बेशक तस्वीर में, तो यहाँ पर उसका इक्तिसाब का लेवल बढ़ जाता है। उसके बाद है ऑडियो रिकॉर्डिंग्स। ऑडियो और रिकॉर्डिंग से क्या होगा? बच्चा जब कोई आवाज़ को सुनता है तो उसके इक्तिसाब में मज़ीद इजाफा होता है। इसके बाद बच्चों को जब वो वीडियोज़ बताए जाते हैं, ऑडियो के बाद बच्चा जब तस्वीर के साथ साथ ऑडियो देखता है, यानी कि मोशन पिक्चर्स जब देखता है विद ऑडियो, तब उसके इक्तिसाब में मज़ीद इजाफा होता है। इसके बाद एग्जिबिट्स का माने क्या है नाज़रीन? यहाँ पर बच्चों को मुख्तलिफ अशिया मॉडल्स बताए जाते हैं, मुख्तलिफ म्यूजियम्स वगैरह में या किसी नुमाइश वगैरह में लेके जाकर उनके जो टॉपिक से रिलेटेड आइटम्स है वो जब बताए जाते हैं, तब उनका इक्तिसाब मज़ीद बढ़ जाता है, क्योंकि वहाँ पर वो लोग दिलचस्प होते हैं, वो लोग वहाँ पर इन्वॉल्व होते हैं, सवालात पूछते हैं, सामने वाले उसके जवाब देते हैं। हालांकि वो एग्जिबिट्स रियल ना होकर उसके मॉडल्स भी हों, तब भी इक्तिसाब में उसका काफ़ी फ़ायदा होता है। फील्ड ट्रिप से भी बच्चे काफ़ी चीज़ें सीखते हैं कि बच्चे क्लास में एक जगह रहकर सीखने से फील्ड ट्रिप पर जाने के बाद जब वहाँ पर तब तालीमी तफरी के नाम पर जब हम उनको इक्तिसाब देते हैं, उनको जब मवाद फराहम करते हैं, तो उनका इक्तिसाब जो होता है वो काफ़ी बढ़ जाता है। इसके बाद डेमॉन्स्ट्रेशन है नाज़रीन, यानी कि मुज़ाहरा, जब हम बच्चों के सामने मुज़ाहरा करते हैं या बच्चे खुद उस मुज़ाहरे में हिस्सा लेते हैं, तो यहाँ पर भी उनकी इक्तिसाब में इजाफा हो जाता है। इसके बाद ड्रामाटाइज्ड एक्सपीरियंस, उसके बाद एक कंट्रीव्ड एक्सपीरियंस, यहाँ पर इसको हम बिलरास्त तजुर्बात कहते हैं नाज़रीन। बिलरास्त तजुर्बात यानी कि बच्चा पर्पसफुली इंटेंशनली कोई चीज़ का हिस्सा बनने बगैर जब इक्तिसाब हासिल करता है तो वो भी उनके लिए काफ़ी पायदार होता है। लेकिन जब बच्चा पर्पसफुली डायरेक्टली यानी कि रास्त तौर पर इक्तिसाब यानी कि एक्सपीरियंस को हासिल करता है, तो उसका इक्तिसाब काफ़ी पायदार और काफ़ी मजबूत होता है नाज़रीन। तो यहाँ पर ये एडगर डेल कोन ऑफ लर्निंग एक्सपीरियंस है, एक के बाद एक इक्तिसाब के लेवल को बताया गया है। आपको इसकी सही तरतीब याद रखना होगा। इस तरतीब के किसी भी अप्स एंड डाउन्स में आपको देकर कौन सा हिस्सा कौन सी तरतीब सही आपको दिया जा सकता है आगे पीछे शफल करते हुए, लिहाजा आप इसकी सही तरतीब याद रखेंगे तो आपको ये एग्जाम में काफ़ी आसानी होगी। ये तो था TLM के मुताल्लिक। आइए नाज़रीन बढ़ते हैं अपने अगले टॉपिक की तरफ, प्लानिंग। किसी भी अमल की कामयाबी का राज उसके मंसूबाबंदी पे यानी कि प्लानिंग पे है। टेट की ही मिसाल है, अगर आप टेट की तैयारी में बगैर प्लानिंग के बस आपका फेवरेट सब्जेक्ट ही पढ़ते जा रहे हैं तो क्या आप इसको कामयाबी हासिल कर सकेंगे? बिल्कुल नहीं हासिल कर सकेंगे। आपको प्लान करना होगा कि आप सबसे पहले टेट का नोटिफिकेशन आएगा तो आप उसके अंदर फीस अप्लाई करेंगे, उसके बाद उस सिलेबस डाउनलोड करेंगे, उस सिलेबस के मुताल्लिक कौन कौन सी हवाला जाती किताब ज़रूरी है या कौन सी दरसी किताब पढ़ना है और कौन सी दरसी किताब से कौन सा सबक पढ़ना है, कौन सी क्लास तक पढ़ना है और कौन सी क्लास का कौन सा सबक छोड़ देना है। इस तरीके से आप प्लान करते हुए आगे बढ़ेंगे और रोज़ाना आप कौन से सब्जेक्ट को कितनी देर पढ़ेंगे, इस तरीके से आप वक्त का तयन करते हुए जब आप प्लानिंग करेंगे तब आप आपके तमाम सब्जेक्ट के टॉपिक्स को टच कर सकेंगे, कवर कर सकेंगे, प्रिपेयर हो सकेंगे। और उसके अंदर एक अहम चीज़ ये भी होगी कि आप इसके अंदर
रिवीजन का टाइम भी रखेंगे। अगर आप बगैर प्लानिंग के बस नोट्स तैयार करने में या नोट्स जमा करने में जुट जाएं, तब आपका वक्त ज़ाय हो जाएगा और देखते ही देखते एग्जाम का दिन आपके पास करीब आ जाएगा और आप बस तैयारी ही में रहेंगे, ना आपके अंदर कॉन्फिडेंस होगा, तो आपकी तैयारी नामुकम्मिल होगी और आप एग्जाम के लिए जब जाएंगे तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल लो होने की वजह से आप कामयाबी ना पा सकें। तो आप इसमें कामयाबी के लिए जब प्लानिंग की ज़रूरत है, तो इसी तरीके से जब तालिब इल्म जब स्कूल में सीखने के लिए आता है, तो हम किस तरीके से उसे पढ़ाना है, साल भर में क्या मवाद उसको फ़राहम करना है, किस तरीके से फ़राहम करना है, कौन सी तदरीसी अशिया इस्तेमाल करनी है, किस मौके पे उसका तयन होना यानी कि इम्तिहान होगा, इन तमाम चीज़ों को प्लानिंग कहते हैं। ये तमाम चीज़ें अगर पहले से प्लान करी हुई ना हो तो इक्तिसाब नहीं होता। आप इसकी एक मिसाल कोरोना पीरियड का मिसाल ले सकते हैं आप। यहाँ पर प्लानिंग किस खास तरीके से नहीं थी। क्यों नहीं थी? क्योंकि ये वाज़ेह नहीं था कि किस वक्त स्कूल चलेगा, किस वक्त बच्चे डायरेक्टली अवेलेबल रहेंगे, किस वक्त ऑनलाइन रहेंगे और ऑनलाइन क्लासेस का मॉनिटरिंग किस तरह से होगा। ये तमाम चीज़ें पहले से प्लानिंग उतनी अच्छी तरीके से नहीं थी, इसीलिए तलबा के अंदर लर्निंग गैप हो गया। तो हमेशा प्लानिंग की काफ़ी अहमियत है। तो आइए देखते हैं कि हमारे इंस्ट्रक्शनल प्लानिंग में कौन-कौन सी चीज़ें आती हैं। सबसे पहले आता है सालाना मनसूबाबंदी। जैसे कि आप जानते हैं कि सालाना मनसूबाबंदी साल भर में होने वाले तमाम एक्टिविटीज़ का अहाता करती है। तो ये चीज़ें जैसे कि इम्तिहान हो गया, कौन सी क्लास में, कौन सी सब्जेक्ट में, कौन सा टॉपिक रहेगा और वो टॉपिक किस महीने में पढ़ाया जाएगा, उसको पढ़ाने के लिए कितने वक्फे दरकार होंगे, ऐसी तमाम चीज़ें हमें हुकूमत की तरफ से, इंतज़ामिया की तरफ से पहले ही से डिसाइड करके हमें किताबों के अंदर और एकेडमिक कैलेंडर के अंदर हमें फ्राहम की जा रही हैं। तो ये हो गया एनुअल प्लान। आइए एक मरतबा इस पर नजर डालते हैं। ये मुअल्लिम की साल भर में की जाने वाली कुल सरगर्मियों के मुताबिक रहनुमाई फ्राहम करता है। आमतौर पर इंतजामिया के जरिए तश्कील किया जाता है कि साल भर किस वक्त कौन सा अमल अंजाम दिया जाएगा। सालाना मनसूबाबंदी के ये जो बुनियादी अज्जा हैं, जो लाजमी अज्जा हैं, ये इस तरह हैं कि मवाद मजमून में शामिल किए जाने वाले इकाइयों का इंतखाब, यानी कि दरसी किताब में कौन कौन सा सिलेबस हो और कौन कौन सी सब्जेक्ट की दरसी किताब हो, यानी कि किस लेवल पे कौन सा सब्जेक्ट किस तरह पढ़ा जाए। जब आप प्राइमरी यानी फर्स्ट और सेकंड क्लास पे गौर करेंगे तो वहां पर लैंग्वेज और मैथ्स, जब वो बच्चा थर्ड क्लास में आता है तो वहां पर ईवीएस इंट्रोड्यूस हो रहा है, जब वो बच्चा सिक्स्थ में आता है तो उसके साइंस इंट्रोड्यूस हो रहा है, सोशल इंट्रोड्यूस हो रहा है। उसके बाद बच्चा जब 8वीं में आता है तो साइंस के मजीद हिस्से होकर वो फिजिक्स और बायोलॉजी में बढ़ रहे हैं। जब बच्चा इंटरमीडिएट लेवल पे जाता है तो ज्योग्राफी, बॉटनी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, इस तरह से सब्जेक्ट बढ़ते जा रहे हैं, मुख्तलिफ उसकी नौयत बदलती जा रही है। तो किस सब्जेक्ट को किस नाम के तहत कितना मवाद कब पढ़ाया जाएगा, ये तमाम चीज़ें साल की शुरुआत से पहले ही कर दी जाती हैं। इसी को हम सालाना मनसूबाबंदी कहते हैं। उन्वानात की तरतीब को भी सालाना मनसूबाबंदी में ही रखा जाता है, उसकी काफ़ी अहमियत है। इसके बाद है तदरीस का वक्त कितना है, यानी कि तदरीसी घंटे कितने होंगे, कि बच्चों को लर्निंग पीरियड्स जो है वो कितने हैं और जो टीचिंग पीरियड्स है वो कितने हैं, और उनके गेम्स वगैरह, स्पोर्ट्स यानी कि को करिकुलर जो एक्टिविटीज़ है, इनके लिए कितना वक्त दिया जाना चाहिए, ये भी सालाना मनसूबाबंदी में तय किया होता है। और आखिर में जांच कब की जानी चाहिए, यानी कि उनके इम्तिहानात जो होते हैं बच्चों के, कौन से लेवल के कौन से इम्तिहानात कब मुनक़िद किए जाएँ, किस महीने में मुनक़िद किए जाएँ और कौन सा इम्तिहान कब रखा जाए, ये तमाम के तमाम चीज़ें सालाना मनसूबाबंदी में हुकूमत की जानिब से आमतौर पर डिसाइड की जाती हैं। इसके बाद एक और अहम टॉपिक है, वो है यूनिट प्लान यानी कि इकाई मनसूबाबंदी। इकाई मनसूबाबंदी से मुराद किसी सबक का मनसूबा हकीकतन अमली सरगर्मी का मनसूबा होता है जो मुअल्लिम कमरे जमात में अंजाम देता है। अच्छे यूनिट प्लान की जो खुसूसियात हैं वो इस तरह से हैं। वसी इकाई को छोटे छोटे असबाक में तकसीम करता है जिससे तलबा को समझने में आसानी होती है। यह मुख्तलिफ तालीमी मियारात के मुताबिक हुसूल तलब इक्तिसाबी माहासिल लर्निंग आउटकम्स की शनाख्त करता है। यहाँ पर यूनिट प्लान में लर्निंग आउटकम काफ़ी अहमियत का हामिल है कि एक एक यूनिट में मुख्तलिफ सब हेडिंग्स के अंदर कौन कौन सा लर्निंग आउटकम हासिल होता है, इन तमाम को हम शनाख्त करते हैं और इसको हुसूल करने के लिए जो तरीक़े अपनाए जाते हैं, जो TLM का इस्तेमाल होता है, ये तमाम चीज़ें हम यूनिट प्लान के अंडर में करते हैं। इसके बाद ये तदरीस और इक्तिसाब को शफाफ, मुफीद और काबिल फ़हम बनाता है। यूनिट प्लान क्या करता है, शफाफ यानी कि बिल्कुल क्लियर, मुफीद यानी कि फ़ायदेमंद और काबिल फ़हम बनाता है बच्चों के लिए। आइए यूनिट प्लान के बारे में स्टेप्स देखते हैं कि कौन कौन से इसमें स्टेप्स हैं। सबसे पहले हम सबक का नाम लिखेंगे, इसके अंदर कौन सी जमात का है वो लिखेंगे और इसको हम कितने वक्फों में पढ़ाने वाले हैं ये लिखेंगे। इसके बाद तालीमी मियारात यानी कि एकेडमिक स्टैंडर्ड्स लिखेंगे। जैसा कि आप जानते हैं, आप पिछले सेशन में इसके बारे में सुना है कि साइंस की अगर मिसाल लें हम, इसमें कुल 7 तालीमी मियारात हैं। अब हर तालीमी मियार के तहत इस इकाई में मुमकिना हुसूल तलब इक्तिसाबी महासिल को लिखना,
ये काफी अहम पॉइंट है नाजरीन। मिसाल के तौर पे आप 10वीं जमात का एक सबक पढ़ा रहे हैं मुनहनी सतहों से इनेकास नूर, तो उसके तहत आप कौन कौन से इक्तिसाबी महासिल को हासिल करने वाले हैं वहां पर एकेडमिक स्टैंडर्ड के एतबार से लिखना है। यानी कि बच्चा तसव्वुरात की तफहीम के तहत क्या सीखेगा, तो वो फ़र्क करना सीख सकता है कि इनकास का अमल किस तरह से होता है, इसमें शुआए वक़ू क्या है, शुआए मुनक्किस क्या है, इनमें फ़र्क करेगा, ज़ाविया वक़ू और ज़ाविया मुनक्किस में फ़र्क करेगा, उमूद की तारीफ बयान कर सकेगा। ये तमाम चीज़ें इक्तिसाबी महासिल यानी कि लर्निंग आउटकम के तहत आती हैं। तो यहाँ पर तसव्वुरात की तफहीम है, तो पहले ये तसव्वुरात की तफहीम लिखी जाएगी, उसके बाद यहाँ पर 1 2 3 4 ऐड करके ये लिखा जाएगा कि कौन कौन से लर्निंग आउटकम्स इस तमाम सबक, यानी कि नाजरीन इन तमाम सातों के सातों तालीमी म्यारात को आप लिखकर हर तालीमी म्यार के तहत इस मुकम्मल इकाई से कौन कौन से इक्तिसाबी महासिल यानी कि लर्निंग आउटकम्स हुसूल तलब है, इन तमाम को मेंशन करना है यहाँ पर। उसके बाद हम अगले हिस्से की तरफ बढ़ते हैं, जायद मवाद। यानी कि अगर आप बतौर मुअल्लिम इसको प्लान कर रहे हो और किताब में जो दिया गया, दरसी किताब में जो दिया गया मवाद है, इससे जायद कुछ मवाद अगर आप वहाँ पर इस्तेमाल कर रहे हो, जो तलबा को आप दे रहे हो, बतला रहे हो, सिखा रहे हो, तो वहाँ पर आप वहाँ पे मवाद लिखेंगे कि वो क्या मवाद है। इसके बाद क्लास ख़त्म होने के बाद आप यहाँ पर अपना रद्द अमल दर्ज करेंगे और सदर मुदर्रिस भी अपना रद्द अमल दर्ज करेंगे। ये स्टेप्स ऑफ यूनिट प्लान है नाजरीन। इकाई प्लान यानी कि यूनिट प्लान के बाद अगला जो है वो है पीरियड प्लान। लेसन प्लान एक्चुअली जो पहले हुआ करता था उस तरीके से लेसन प्लान नहीं है। पीरियड प्लान में सिर्फ आपको लिखना है कि आप उस दिन, यानी कि जैसा कि हमने लेसन प्लान में देखा कि आप एक इकाई को मुख्तलिफ वक्फों में बांट रहे हैं, तो आप पीरियड प्लान के तहत क्या करेंगे, आप उसका जो वक्फा है, एक एक वक्फा, मिसाल के तौर पे पहले चैप्टर को आपने 4 वक्फों में या 5 वक्फों में बांटा है, तो हर वक्फे में आप कौन कौन सा मवाद कवर करने वाले हैं, उस मवाद के लिए आपके तरीक़े तदरीस क्या होगी, आपके TLM क्या होगा और आप उसकी जांच या तायुन किस तरह से करेंगे, आपको ये तमाम चीज़ें वहाँ पर मेंशन करना होगा, ताकि इस जांच से ये पता चले कि आपने इसके सबक के प्लानिंग में जो इक्तिसाबी महासिल यानी लर्निंग आउटकम का एक्सपेक्टेड जो लर्निंग आउटकम बनाए थे, क्या वो लर्निंग आउटकम तलबा ने हासिल किया है या नहीं। तो आइए देखते हैं पीरियड प्लान यानी कि इकाई के वक्फों में तकसीम। जो इकाई यानी कि यूनिट प्लान है, इसको हम मुख्तलिफ वक्फों में तकसीम करते हैं, उन वक्फों को ज़ेली उन्वानात के तहत लिखते हैं। तो वक्फा नंबर 1 में अगर आप इनकास का उन्वान लिए हैं तो इसको हम जो तरीक़े तदरीस इस्तेमाल करने वाले हैं वहाँ पर वो मेंशन करना होगा, वहाँ पर आप जो TLM लेकर जा रहे हैं वो बतलाना होगा, और आखिर में उसकी तायुन के लिए एक सवालात या जो भी मुमकिन सवालात है यहाँ पर लिखने होंगे जो आपके लर्निंग आउटकम से ताल्लुक़ रखते हो, यानी कि ये बताते हो कि आपने जो लर्निंग आउटकम यहाँ पर मेंशन किया है वो हासिल हो रहा है नहीं। यानी कि आप पहले जो यूनिट प्लान बनाए हैं उस यूनिट प्लान में जितने आपने वक्फे रखे हैं उन तमाम वक्फों में आपके मतलूबात लर्निंग आउटकम्स जो हैं वो लर्निंग आउटकम्स इस तायुन के ज़रिए हासिल हुए हैं या नहीं, आप इसका आसानी से अंदाज़ा लगा सकते हैं और अगले लेसन में उसकी मॉडिफिकेशन कर सकते हैं कि आपको मज़ीद कौन सी चीज़ें ऐड करनी होगी, लर्निंग आउटकम में क्या ऐड करना होगा या कौन सी चीज़ रह गई है, तो उसके हुसूल के लिए आपको कौन सा तरीक़ा इख्तियार करना होगा, ये आपको डिसाइड करने में काफ़ी आसानी होगी। तो नाज़रीन ये तो था पीरियड प्लान। अब जो अगला आपका टॉपिक है वो है निसाब। निसाब को किस तरीके से तरतीब दिया जाता है, निसाब की तदवीन किस तरह की जाती है, उसके बारे में जानते हैं। तो सबसे पहले निसाब की तारीफ देखिए नाज़रीन। करिकुलम इज डिराइव्ड फ्रॉम लैटिन वर्ड क्यूरीरी। ये क्या माने हैं इसके माने हैं टू रन। तो निसाब एक औजार है फनकार यानी कि टीचर के हाथों में, जो अपने मवाद यानी कि तालिब इल्मों को अपने बुलंद तरीन फिक्री मियारात यानी कि तालीमी मकासद के मुताबिक अपने निगार खाने यानी कि मदरसा या स्कूल में ढालेगा। ये जुमला किसने कहा है, ये कनिंघम ने कहा है। इसके बाद निसाब एक इमदादी शय है जो बच्चों को इनके रोज़मर्रा के माहौल और आने वाले दौर में पेश आने वाले मशागिल के माहौल से मुताबिकत पैदा करने में मदद देती है। ये किसने कहा है, KG सईदैन। तो ये तो है निसाब की तारीफ। आइए हम देखते हैं कि निसाब की तदवीन के क़ब्ल हमें कौन से सवालात के जवाबात को मद्देनज़र रखना होगा। तो सबसे पहला है निसाब में हम बच्चों को क्या पढ़ाएं। इस सवाल का जवाब देने के बाद ही आप निसाब तैयार कर सकेंगे। और जो पढ़ाने के लिए डिसाइड किया गया है कि वो क्यों पढ़ाया जाए, यानी कि वो पढ़ाने से क्या फ़ायदा होगा, उसके बाद किस तरह पढ़ाया जाए और जिस तरह पढ़ाया जाए वो उसी तरह क्यों पढ़ाया जाए, और आखिर में इस तमाम अमल की जांच किस तरह की जाए। यानी कि 5 सवालात क्या हैं, 5 सवालात ये हैं कि क्या पढ़ाया जाए, वही क्यों पढ़ाया जाए, वो किस तरह पढ़ाया जाए, उसी तरह क्यों पढ़ाया जाए, और आखिर में इसकी जांच किस तरह की जाए। इन 5 सवालात के जवाब के बाद ही आप निसाब की तदवीन कर सकते हैं कि आपके इस क्लास के लेवल पर, यानी कि जो क्लास के लिए आप निसाब तैयार करने वाले हैं
उस लेवल पर कौन कौन से मवाद को, कौन कौन से सब्जेक्ट्स को आप शामिल कर सकते हैं। तो आइए आगे बढ़ते हैं। निसाब की तदवीन के उसूल। सबसे पहला है तालिब इल्म मरकूज उसूल। बच्चों के पस मंज़र, इनके ज़हनी सतह, इनकी ज़रूरियात, उम्र वगैरह का ख्याल रखा जाता है। समाजी माशी हालत, दिलचस्पी, रवैया, रुझानात वगैरह को नज़र में रखा जाता है इस उसूल के तहत। अगला है ज़रूरत मरकूज उसूल। निसाब को मुरत्तिब करने का ऐसा उसूल जो बच्चों की जिस्मानी, जज्बाती, समाजी ज़रूरियात को और ख़ास तौर पर देही और शहरी ज़रूरियात वगैरह का ख्याल रखता है, ये ज़रूरत मरकूज उसूल कहलाता है। इसके बाद है समाज मरकजियत का उसूल। इसके अंदर शख्सी ज़रूरियात की तकमील के साथ साथ निसाब को चाहिए कि वो समाज की ज़रूरियात को पूरा करने के काबिल हो। बच्चों को तकनीकी और साइंसी दौर में हिस्सा लेने या दाखिल होने के काबिल बनाए। इसके बाद अगला उसूल है यकजहती का उसूल। यकजहती के उसूल के मुताबिक यहाँ पर तलबा को एक दूसरे के तहजीब व तमद्दुन से वाकिफियत कराई जाती है और तलबा को वसीउ नज़र बनाने की पूरी कोशिश की जाती है ताकि वो सिर्फ अपने ही बारे में ना सोचे बल्कि अपने साथ में तमाम माहौल के बारे में, तमाम तहजीब व तमद्दुन से ताल्लुक़ रखने वालों के बारे में मालूमात हासिल करे। इसके बाद अगला पॉइंट है तहफ़्फ़ुज़ का उसूल। इस उसूल के तहत निसाब को चाहिए कि वो रिवायात यानी कि रस्म व रिवाज, तहजीब व तमद्दुन का न सिर्फ तहफ़्फ़ुज़ करे बल्कि नई नस्ल को मुंतकिल करे। इसमें थोड़ा सा फ़र्क है नाज़रीन, ये यकजहती के उसूल और तहफ़्फ़ुज़ के उसूल में ये उसूल सिर्फ अगले जनरेशन तक पास करने के बारे में बताता है, जबकि ये उसूल इसके ब्रॉड माइंडेडनेस को बनाने के लिए यानी कि बच्चों के अंदर दूसरों के सोच के ताल्लुक भी वसीउ नज़र होने के चीज़ को फ़रोग़ देने की तरफ बात करता है। अगला है इफ़ादियत का उसूल, यानी कि निसाब की तदवीन इस तरह की जाए कि इससे सीखा हुआ इल्म बच्चा रोज़मर्रा ज़िंदगी में इमीडिएटली इस्तेमाल कर सके। यानी कि जब ही का जब, ऐसा नहीं कि सिर्फ हर चीज़ का जो इल्म दिया जा रहा है उसको फ्यूचर में ही इस्तेमाल हो, बल्कि फिल फॉल भी उसको इस्तेमाल करने का मौका फराहम हो। उसके बाद है लचक का उसूल। निसाब मुख्तलिफ बच्चों की मुख्तलिफ ज़रूरियात को मुकम्मिल करने के काबिल हो। देही बच्चों के लिए ज़राई वगैरह की मिसालें, जबकि शहरी बच्चों के लिए सनतों की मिसालें पेश करे और मवाद और तरीक़े को दिलचस्प बनाए रखे। इसके बाद है मुकम्मिल तजुर्बात का उसूल। इस उसूल के तहत बच्चों की ज़रूरी तमाम तजुर्बात को फराहम किया जाए। बच्चों के लिए ज़रूरी तमाम तजुर्बात का क्या माने हैं कि उस निसाब में जो भी मवाद दिया जा रहा है उसके लिए जो भी समझने के लिए तजुर्बात हों और उनकी रोज़मर्रा ज़िंदगी से ताल्लुक़ रखने वाले तजुर्बात हों, उन तमाम चीज़ों का निसाब में इहाता किया जाए। इसके बाद इनफरादी उसूल। इनफरादी दिलचस्पी का उसूल क्या है? मुख्तलिफ बच्चों की तख्लीकी सलाहियत और दिलचस्पी और पेशा वाराना ज़रूरत या खुदादा सलाहियत मुख्तलिफ होती है और खाली औक़ात को बेहतर गुजारने के एतबार से निसाब की तदवीन होनी चाहिए। और अगला है सरगर्मी मरकूज़ उसूल। इसके अंदर बच्चों को अमल के ज़रिए सीखना, लर्निंग बाय डूइंग और तजुर्बेगाह के इस्तेमाल से तालीमी तफरीह वगैरह का अहाता करते हुए हम निसाब को तैयार करें। नाज़रीन, ये तो था निसाब की तदवीन के उसूल जो निसाब बनाने के जो ज़िम्मेदारान हैं उस निसाब के तदवीन के वक्त इन तमाम चीज़ों का अहाता करें ताकि तलबा के जो नीड्स हैं वो पूरे हो सकें और तलबा अच्छे शहरी बनकर उभर सकें। इसके बाद निसाब की तदवीन पर असरअंदाज होने वाले चंद अवामिल हैं, आइए उन पर भी एक मरतबा नज़र डालते हैं। निसाब की तदवीन पर असरअंदाज होने वाले अवामिल में सबसे अहम है तलबा, यानी कि हम तलबा पर ही इसका इतलाक़ करने वाले हैं, तो जाहिर सी बात है कि तलबा की ज़रूरियात, दिलचस्पी, रुझानात और उनकी काबिलियत के लिहाज से ही निसाब की तदवीन करें। अगला है मुअल्लिम, यानी कि मुअल्लिम की मियार, जिद्दत और क्वालिफ़िकेशन के एतबार ही निसाब पर काफ़ी असरअंदाज होगा। यानी कि निसाब अगर काफ़ी बेहतरीन हो लेकिन मुअल्लिम इसके लिए क्वालिफ़िकेशन ना रखता हो, उसका मियार वो लेवल का ना हो, तब वो निसाब रायगा चले जाएगा। इसके बाद माहौल है, अतराफ़ का माहौल, मादी वसाइल, तदरीसी इमदादी अशिया और किताब निसाब के हुसूल पर काफ़ी असरअंदाज होते हैं। और जाँच का तरीक़ा, यानी कि निसाब की तदवीन के दौरान ये चीज़ को भी मलहूज़ रखा जाए कि उसकी जो जांच होगी वो किस तरह से होगी और किन वक्फ़ों में होगी। गाइडेंस एंड काउंसलिंग यानी कि रहनुमाई और मुशावरत है, इससे भी निसाब की तदवीन काफ़ी असरअंदाज होती है कि एक दूसरे से जब वो गाइडेंस या काउंसलिंग करते हैं तो उससे हर साल कुछ तब्दीली लाने के बारे में और उसमें मॉडिफिकेशन करने के बारे में हमें पता चलता है। उसके बाद और आखिर में इंतज़ाम यानी कि निसाब के अंदर मवाद तो काफ़ी वैल्यूबल है, काफ़ी वसी है, लेकिन
क्या उस चीज़ का इंतज़ाम वहाँ पे उस कमरे जमात तक मौजूद है? शहरी इलाकों तक महदूद ना हो बल्कि देही इलाकों तक भी वो सहूलत फराहम हो। तो इस तरह से इंतज़ामिया का भी इस पे काफ़ी असर होता है। अगर इंतज़ामिया उन तमाम चीज़ों को मुहैया करने से क़ासिर हो तो वो निसाब बेहतरीन होकर भी कोई फ़ायदा बख्श ना होगा। इस तरीके से ये निसाब की तदवीन पर असरअंदाज होने वाले अवामिल हैं। इसके बाद अब हम निसाब की तदवीन के तर्ज पर नज़र डालते हैं कि निसाब की तदवीन किस तरीके से हो। उन्वानी तर्ज से मुराद एक ही जमात में मुकम्मिल उन्वान पढ़ाया जाए, आगे इसका तसलसल ना हो, ये बड़ी जमातों के लिए दुरुस्त है। इसके बाद मंतकी तर्ज आसान से मुश्किल की तरफ हो, इसको एक ही जमात में भी या एक से ज़्यादा जमातों के इन्वानात के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। उसके बाद नफ्सियाती तर्ज यानी कि इसको फनल अप्रोच भी कहते हैं। ये क्या होता है कि पहले उन्वान का जो महवर है यानी कि शुरुआत है ये कमज़ोर से होती है, उसके बाद फिर औसत, उसके बाद वो मुश्किल की तरफ बढ़ता है। इसके बाद मजमून मरकज़ तर्ज, पहले हक़ाइक़ से आशनाई, फिर लैब में तजुर्बात के ज़रिए इसकी दलील पेश की जाए। उसके बाद सरगर्मी मरकज़ तर्ज, अमल के ज़रिए इक्तिसाब, तजुर्बाती तर्ज, मसाइल के हल के तरीक़े, मुशाहदात और नताइज को अक्स करना, हक़ाइक़ और उसूल जो इनफरादी समाज की ज़रूरत के मुताबिक हो, वैसी चीज़ों को हम नफ्सियात में शामिल करना चाहिए। उसके बाद है एक जहती का तर्ज, अलग मज़ामीन के बजाय एक ही मजमून के तौर पर पढ़ाया जाए, जैसे कि तबियात, कीमिया और हयातियात के बजाय साइंस के नाम से पढ़ाया जाता है, जैसा कि NCERT की किताबें होती हैं। और आखिर में हम मरकज़ तर्ज, इस तरह तरतीब दिया जाए कि मुख्तलिफ जमातों में मवाद एक ही उन्वान के तहत रखा जाए और जमात के बढ़ने के साथ साथ आसान से मुश्किल की तरफ तरतीब दिया जाए। ये निसाब की तदवीन के मुख्तलिफ तर्ज हैं नाज़रीन। इसके बाद ये तमाम का तमाम जो मवाद जो निसाब से ताल्लुक़ रखता है वो किताब की शक्ल में हमें फराहम किया जाता है। तो आइए देखते हैं कि अच्छी किताब के क्या खुसूसियात हो सकते हैं। सबसे पहले मुसन्निफ़, यानी कि जो मुसन्निफ़ किताब की तदवीन में हिस्सा ले रहे हैं, सबसे पहले वो काबिल और तजुर्बेकार हों। इसके अलावा नाज़रीन, मुसन्निफ़ अगर टीचर ही हो, चूँकि बच्चों के लेवल से टीचर की वाक़िफ़ियत अच्छी होती है और जो असातिज़ा होते हैं वो बच्चों के लेवल में जो ज़रूरियात हैं उनकी उससे अच्छी तरीके से वाकिफ़ होते हैं, तो उसके अंदर जो मवाद को शामिल किया जाना है उसके मुताल्लिक़ टीचर्स काफ़ी बेहतरीन साबित होंगे। लिहाजा मुसन्निफ़ीन में असातिज़ा को भी शामिल रखना काफ़ी फ़ायदेमंद होगा। इसके बाद तबात यानी कि उसकी प्रिंट क्वालिटी, कुल्ली तौर पर किताब अपने पढ़ने वाले को आमादा करने वाली होनी चाहिए। तबात क्लियर और ख़ूबसूरत हो, अल्फाज का जो फ़ॉन्ट है और जो साइज़ है वो पढ़ने के काबिल हो, तबात की गलतियों से मुमकिना हद तक पाक हो, उन्वानात और ज़ेरी उन्वानात वाज़ेह हाईलाइटेड किए हुए हों, किताब में खाकों, तस्वीरों और नक्शों को मुनासिब जगहों पर रख कर मवाद को अच्छी तरह समझाया गया हो। आइए किताब की खुसूसियात के मुताल्लिक़ मज़ीद जानकारी हासिल करें कि बच्चों की ज़हनी सतह और दिलचस्पी को लिहाज में रखते हुए इक्तिसाबी उसूलों पर मबनी हो, जो मवाद दिया गया हो वो हदफ, मकासिद और तसरीहात के हुसूल पर मबनी हो, साथ ही साथ समाज से मुताबिकत और बच्चे की इनफरादी ज़िंदगी से मुताल्लिक़ हो। एक बाब में मौजूद मवाद एक दूसरे से मरबूत हो, मुतग़य्यर उन्वानात ना हो। हर बाब का आगाज़ छोटे से तारुफ से हो जिसमें मकासिद और क्या पढ़ाया जाने वाला है इसका जिक्र हो, और साथ ही साथ इख्तिताम पर नताइज यानी कि तसव्वुरात, उसूल इत्तलाक़ को इख्तिसारन बतलाया गया हो यानी कि इआदा किया गया हो। और हर उन्वान सबक आमोज सवालात यानी कि इत्तलाक़ पर मबनी तफवीज़ात और फ़तीन बच्चों के लिए ज़ायद मसाइल मौजूद हों। फ़हरिस्त मज़ामीन यानी कि जदवल की फ़हरिस्त और इंडेक्स के बग़ैर एक किताब नामुकम्मिल होती है, ये ज़रूर मौजूद होना चाहिए। बाब के अख्तिताम या किताब के आखिर में हवाला जाती कुतुब की फ़हरिस्त भी मौजूद होनी चाहिए, और किताब में ऐसे अल्फाज का इस्तेमाल हो जो आसानी से समझ में आए, सादा जुमले हों और हर जुमले में सिर्फ़ एक ही ख़याल पेश किया जाए। ख़यालात और तसव्वुरात को तसलसल से पेश किया जाए, गैर मुताल्लिक़ा तसव्वुरात से गुरेज़ किया जाए। तो नाज़रीन, ये था साइंस की पेडागोजी के मुताल्लिक़ जो आपके टेट के सिलेबस में दिया गया है। दुआ है कि आप इन तमाम मवाद को अच्छी तरीके से इस्तेमाल करते हुए अच्छी तरीके से कामयाबी हासिल करेंगे। तो नाज़रीन, अब मुझे इजाज़त दीजिए, इंशाअल्लाह फिर कभी मौका मिला तो एक और सेशन के साथ आपके सामने हाजिर होंगे। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।